न्यूट्रिशन चुनो। मातृभूमि की गोद में कल्याण। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लखनऊ पहुंचे। उन्होंने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के तमाम नेताओं ने कल्याण सिंह को नमन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंचे। कल्याण सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक मूल्यवान और सार्थक नेता खो दिया, ये कहा। इन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं एयरपोर्ट पे सीएम योगी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। वो खुद अलीगढ़ भी पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि दी। और अभी की अगर बात करें तो कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ स्टेडियम में रखा गया है। यहाँ अंतिम दर्शन के लिए आम लोगों का तांता लगा हुआ है। पार्थिव देह को लखनऊ एयरपोर्ट से अलीगढ़ हवाई पट्टी लाया गया, वहां से स्टेडियम लाया गया। सीएम योगी लखनऊ से अलीगढ़ पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो बता रही हैं कि यूपी की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है और इस युग के अंत पर सभी की आंखें भीगी हुई हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। अलीगढ़ मानो अनाथ हो गया है। कुछ इन शब्दों में कार्यकर्ता अपनी व्यथा बयां कर रहे हैं। जो दुख उन्हें हुआ है, शोक संतप्त परिवार जो है वो इस तरह से अपनी पीड़ा को बयां कर रहे हैं। अलीगढ़ स्टेडियम में कल्याण सिंह की पार्थिव देह को रखा गया है। वहां अंतिम दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं और इसे सियासत के एक युग का अंत हो जाना बता रहे हैं। बाबूजी चले गए और बाबूजी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए सीएम योगी को आप देख सकते हैं। अब सिर्फ यादों में सियासत के बाबूजी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने भी यहां श्रद्धासुमन अर्पित किए और खुद मुख्यमंत्री लखनऊ से ही अलीगढ़ पहुंचे और पूरे जो इंतजाम है, व्यवस्था है, उसका खुद जिम्मा उन्होंने लिया हुआ है। कल्याण सिंह के जाने से यूपी की सियासत में एक युग का अंत हो गया। हर कोई कल्याण सिंह को अपने तरीके से याद कर रहा है। हम सब के लिए ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे। एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है।
हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां बताया कि एक मूल्यवान, एक सामर्थ्यवान नेता हमने खो दिया और कुछ इन शब्दों में अपनी श्रद्धासुमन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे साथ अहिल्याबाई स्टेडियम से हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा जुड़ रहे हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिल भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। अलग अलग शब्दों में हर कोई कल्याण सिंह जी को लेकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उन्हें बयां कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नई पीढ़ी के लिए आप किन शब्दों में कल्याण सिंह के व्यक्तित्व को ढालना चाहेंगे? देखिए, कल्याण सिंह का मैंने अलग अलग रूप में उनको अलग अलग समय पे देखा। मैं अतरौली भी गया उनके साथ, मैं उनके साथ लखनऊ भी गया। लेकिन सबसे अच्छा जो उनका चरण था, जो उनकी ग्लोरी, उनकी लोकप्रियता का जो चरण था, जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे का विध्वंस हो गया, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में एक जनसभा में कल्याण सिंह ने कहा, मतलब वो मुख्यमंत्री थे, उसी दिन हटा दिए गए थे या उन्होंने इस्तीफा दिया था। मतलब 6 दिसंबर 1992 को ही सरकार चली गई थी बीजेपी की। उसके बाद एक रैली में उन्होंने ये बोला, मैं वहीं था जी, कि अगर किसी की गलती है, वहां पे किसी तरह की कोई भी चूक हुई है, कोई भी गलती हुई है, तो मैं जिम्मेदार हूं। उन्होंने वो लीडरशिप का रोल अदा किया, बड़े का रोल अदा किया कि जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो जिम्मेदार थे चाहे नहीं थे, उन्होंने कहा मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और अंत में एक दिन की सजा भी उन्होंने देखी। जी अनिल जी, आज जिन फैसलों पर हम चर्चा कर रहे हैं, कल्याण सिंह ने जो फैसले लिए, हर तरफ उनकी तारीफ भी हो रही है। एक राम भक्त के तौर पर हिंदू हृदय सम्राट का दर्जा भी उन्हें मिला। लेकिन जिस समय, जिन हालातों में उन्होंने वो फैसले लिए थे, वो विपरीत हालात थे, वो कुछ अलग तरह के हालात थे। ऐसे हालातों में उस तरह के फैसले लिए जाना उनकी पर्सनालिटी के आयाम को दिखाता है। देखिए, ये काम कल्याण सिंह ही कर सकते थे और जिस तरीके से वो फैसले लेते थे और पूरे, अगर कहा जाए तो जो कहते थे वही करते थे। उनको ये की खासियत थी। उस समय भी, बाबरी विध्वंस के समय भी, उन्होंने सारा दारोमदार अपने ऊपर लिया, किसी दूसरे पर हाथ नहीं आने दी। सजा की बात कही, मेरे ऊपर हो, यानी अपने ऊपर लेने की बात की थी। तो इस तरह का जो विराट व्यक्तित्व था उनका, उसमें भाजपा पूरी, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश की जो भाजपा है, वो पूरी तरह उसमें समाहित थी। जी, अब मैं अनुपम आपका रुख करना चाहूंगी। तांता लगा हुआ है आम लोगों का, वहां पर जो अलीगढ़ वासी हैं वो पहुंच रहे हैं कल्याण सिंह के आखिरी दर्शनों के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए। आप इस वक्त, बात हुई होगी आपकी, किस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं सभी लोग? देखिए अपर्णा, सबसे बड़ी बात यह है कि
आज ये कहा जा सकता है कि अलीगढ़ में पूरे प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग उमड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई शोक में है, हर किसी का मन व्यथित है। जब से लोगों को जानकारी हुई कि कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं है, तो तब तमाम लोगों ने अलीगढ़ और उनके आसपास जितने भी लोग उनके करीबी थे या जो जिनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी उनसे बात की। और आज जो कक्ष इसमें पीछे आप देख रहे हैं, इसी के अंदर लोगों का हुजूम लगा हुआ है। मैं कैमरामैन अभिषेक से कहूंगा जरा वो तस्वीर दिखाएं जहां पर कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और यहां पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं। अभिषेक अंदर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से वहां पर, और ये देखिए यहां पर सिक्योरिटी वाले रोक रहे हैं, अंदर जाने की मनाही है कि वहां आप अंदर नहीं जा सकते अपना। लेकिन हम वो दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से परिवार के लोग और बाकी लोग यहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पर वो मौजूद हैं। और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी लगातार व्यवस्था को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 गेट यहां पर स्टेडियम के हैं। कोशिश ये की गई थी कि एक गेट को बंद किया जाए, दूसरे गेट से लोगों को अंदर आने की परमिशन दी गई थी, लेकिन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया गया क्योंकि जो बड़ी संख्या में कल्याण सिंह को चाहने वाले लोग हैं वो चाहते थे कि उनके अंतिम दर्शन जहां पर उनको रखा गया है, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, वहां पर आकर के वो दर्शन करें। और बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि लगातार शाम से ये सिलसिला चल रहा है और अभी तक ये सिलसिला थमा नहीं है। देर रात तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आगे रोड्स को ब्लॉक किया गया है। आपको बता दें कि धीरे धीरे वहां से लोगों को लाया जा रहा है। अतरौली के आसपास चंडौस, गभाना, पिसावा, अलीगढ़ के साथ साथ राजस्थान, बुलंदशहर और तमाम जिलों से बड़ी संख्या में गाजियाबाद, नोएडा, यहां तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ और दूर दूर से लोग जो है कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हैं। और एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जितने लोग अंदर हैं अपर्णा, उससे ज्यादा लोग भी यहां पर बाहर मौजूद हैं जो लगातार कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए यहां पर रुके हुए हैं। अनुपम, लौटेंगे आपके पास और कार्यकर्ता जो वहां पे लोग पहुंच रहे हैं उनकी भावनाएं भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर किन किन शब्दों में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, किस तरह से याद कर रहे हैं कल्याण सिंह को, सभी दर्शकों को ये भी सुनवा देते हैं। कोई भी निश्चय करने में जो दृढ़ता उनके अंदर मैंने देखी है, ऐसे बिरले लोगों में ही देखने को मिलती है। सर, क्या एक मलाल रहेगा कि मंदिर देख पाते हैं? स्वाभाविक रूप से वो तो बराबर प्रारंभ से ही ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है। अब यह है कि उनके रहते हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास हो गया, लेकिन जब तक वह मंदिर भव्य रूप में बन के तैयार होता और उनको दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता, वो हमारे बीच नहीं रहे। और मैं समझता हूँ सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त रहेगा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। चारों ओर काम हो रहा है और जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है, मैं कह सकता हूं कि गांव, गरीब और किसान की तकदीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। विकास की गंगा बह रही है। भिन्न भिन्न योजनाएं, परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर विकास को गति न मिली हो। बहुत अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि अक्सर उठाई जाती है। मैं कह सकता हूं कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में पिछले 2.5 वर्ष से एक भी दंगा न होना, ये योगी जी की पकड़खाई एक परिणाम है। और कुल मिला करके बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, इतना मैं अवश्य कह दूं कि मैं किसी का भी प्रतियोगी बन के नहीं आया। मैं यहाँ सभी का, चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, इन सभी के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। एक समर्पित कार्यकर्ता, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आभारी हूँ पार्टी का। और एक अवश्य चाहता हूँ मैं कि मैं उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इस मौके पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बीत गईं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी बीतते बीतते आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है, वो एक दिन का परिणाम नहीं है। पिछले पता नहीं कितनी पीढ़ियों के तप, त्याग, बलिदान, उनके ये परिणाम है कि आज भाजपा जहाँ पहुंची है।
कल्याण सिंह जी, जब आज आप तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन जब वो लोग चुनाव में जाते हैं या जनसभाओं में जाते हैं कहीं भी, तो आपकी तारीफ किए नहीं थकते हैं, क्योंकि जो आपका जो कार्यकाल था उसको याद करते हैं वे लोग। तो जो आज के नेता हैं वो आपको याद करते हैं, क्या कहेंगे अपने? ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता के बारे में सभा में प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। मैं उनके इस बड़प्पन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब आपके कार्यकाल को याद किया जाता है तो प्रखर हिंदुत्व की छवि आपकी थी, और अयोध्या का आज भी मेरा प्रखर हिंदुत्व में विश्वास है। और हिंदुत्व ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदुत्व कोई संकीर्ण शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषा दे रखी है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है, जीवन दर्शन का नाम है। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके सुख की कामना करती हो विचारधारा, वो हिंदुत्व की विचारधारा न संकीर्ण हो सकती है न सांप्रदायिक हो सकती है। या जैसे ये मेरा है ये तेरा है, ये छोटी बुद्धि के लोगों का काम है। उदार चरित्र वालों की तो वसुधैव कुटुम्बकम है, वसुधैव कुटुम्बकम का सिद्धांत जिस विचारधारा में आता हो उस विचारधारा को न संकीर्ण कहा जा सकता है और न ही सांप्रदायिक कहा जा सकता है। हिंदुत्व इस देश का प्राण तत्व है, और हिंदुत्व किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, किसी मत का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है जिसके ऊपर भारत टिका है और हजारों साल से टिका हुआ है। उस हिंदुत्व के ऊपर मुझे गर्व है। लेकिन आपके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता है। 6 दिसंबर की घटना ऐसी थी कि आपको जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते रहे। विपक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगाए, 6 दिसंबर की घटना अनप्लान्ड थी, अनएक्सपेक्टेड थी। सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं का स्वतः स्फूर्त विस्फोट थी। इसका पहले से किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। अन्यथा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कोई सूचना तो मेरे पास आती है कि ऐसा कुछ हो सकता है। केंद्र सरकार के पास में कोई इंटेलिजेंस की सूचना नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर केंद्र के पास कोई सूचना थी तो वो मुझे बताते कि भाई इसकी सावधानियाँ बरतिएगा। ये ठीक है, ढांचा था, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं उमड़ पड़ी, नाचा गया। अब उसके केस चल रहा है, उस केस के बारे में जो कुछ हमसे कुछ पूछेगा उसके जवाब अदालत में देगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आप चाहते तो कार सेवकों को रोक सकते थे, आपकी सरकार थी यहाँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आपको जानकारी आश्चर्य होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कार सेवकों को रोका नहीं जाए, बल्कि उनके ठहरने की, उनके भोजन की, पानी की, स्वच्छता की व्यवस्था की जाए। ये उनका आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, मैं कैसे रोकता। इसके बावजूद भी अब आप राज्यपाल बने, उस समय एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से केस चलाया जाए, लेकिन आप राज्यपाल थे, एक विशेषाधिकार आपके पास था जिसके चलते आप पे आपका नाम नहीं आया। लेकिन अब आप राज्यपाल पद से मुक्त हो चुके हैं, तो अब क्या कहेंगे? सीबीआई की अदालत की ओर से मेरे पास समन आएगा, मैं समन को स्वीकार करूँगा और जो कोई वो तारीख देंगे उस तारीख में मैं सीबीआई कोर्ट में हाजिर होऊंगा और फिर जो कुछ भी केस में सवाल किए जाएंगे उसके जवाब में वही दूंगा। आप राम मंदिर को लेकर के आज की जो स्थिति है उसमें क्या कहेंगे? नहीं, राम मंदिर के बारे में मैं बता चुका ना, ये करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर का बनना ही संकल्प है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट। अब उनके फैसले के बाद केंद्र की सरकार क्या विचार करती है ये केंद्र की सरकार तय करेगी। ये कहा जा रहा है कि कल सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कल्याण सिंह जी अब राज्यपाल पद पे हैं कि नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में कल सुनवाई भी है इस मामले की। नहीं तो मैं तो 3 सितंबर 2019 को ही पद मुक्त हो गया था। वो 6 दिन तक कल राज मिश्रा वहाँ नहीं गए थे तो मुझे 6 दिन और मिल गए। और आपने अच्छा सवाल कर लिया। राजस्थान में 42 वर्ष से कोई राज्यपाल पूरे 5 साल नहीं कर पाया है। मैं ये कैसा राज्यपाल था जो कि केवल 5 साल नहीं पूरे किए, बल्कि 5 साल और 6 दिन तक वहाँ पर राज्यपाल में रहा वो।
राजस्थान आपको भी रास आ रहा था और राजस्थान वालों को आप भी रास आ रहे थे। राजस्थान हमको भी रास आया और राजस्थान वालों को भी रास आया। सही है। एक बार फिर से आप भाजपा के सदस्य बन गए हैं, किस तरह से आप भाजपा की सेवा करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी सर्व कल्याण सिंह को याद कर रहे हैं हम। अलीगढ़ स्टेडियम में उनकी पार्थिव देह को रखा गया है, जहां आम जनों का तांता लगा हुआ है उनके आखिरी दर्शनों के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी और अनिल भारद्वाज जी लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मेरा पहला सवाल था आपसे, जहां आपसे बात नहीं हो पाई थी, किस तरह से याद कर रहे हैं आप आज कल्याण सिंह को, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कल्याण सिंह का जो व्यक्तित्व था वो अद्भुत किस्म का था। आम आदमी से भी सहज भाव में मिल लेते थे। जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी मिला जा सकता था। मुझे याद है कि मैं कई बार, सिर्फ एक बार बताना होता था कि हम आए हुए हैं, वो बहुत आसानी से मिल लेते थे। इस प्रकार का व्यक्तित्व आम नेताओं में पाया नहीं जाता है जी। दूसरा, जिस तरीके से उनको पूरे उत्तर प्रदेश का किस जिले में क्या समीकरण है ये तक याद था, जबानी याद था, वो अद्भुत क्षमता थी। इस प्रकार की क्षमता बहुत कम राजनेताओं में होती है। तो इस प्रकार के व्यक्ति का जाना, और जिस व्यक्ति ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में एक बच्चे से किशोरावस्था तक ले जाने का श्रेय जिस व्यक्ति के पास हो, जिस व्यक्ति को हो, उनका चला जाना भाजपा के लिए निश्चित रूप से कहा जाए कि बहुत ही क्षतिपूर्ण है। लेकिन मेरे हिसाब से उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी भाजपा की तरफ से या उत्तर प्रदेश की आम जनता की तरफ से कि उनके जो रास्ते थे या जो उन्होंने जैसे वो करते थे आम आदमी के साथ, उस तरीके से जो भाजपा के नेता अगर करें तभी कुछ हो सकता है। बिल्कुल। मनोज जी, कल हमारी सहयोगी अनामिका ही बता रही थी, जब उनके निधन की खबर आई तो बात की जा रही थी उनसे, तो उन्होंने बताया कि कल्याण सिंह जी को बाबूजी यूं ही नहीं कहा जाता था, वो बाबूजी की तरह बर्ताव भी करते थे, कार्यकर्ताओं का नाम याद रखते थे, जो मीडिया कर्मी उनसे मिलने आते थे उनसे उनका व्यवहार बहुत ही प्रेमपूर्ण रहता था। तो अगर हम एक बड़े ओबीसी नेता के तौर पर उन्हें देखते हैं या एक सख्त प्रशासक के तौर पर उन्हें देखते हैं, किस तरह से अपनी पार्टी की कमजोर कड़ियों को मजबूत करने का उन्होंने काम किया, जरा बताएं। आपका सवाल मुझसे? मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी जी, जी। देखिए, उनके साथ अच्छी एक जो बहुत ही बीजेपी को मजबूत करने का उनके अंदर जो कॉम्बिनेशन था, वो ओबीसी का भी की ताकत भी उनके साथ थी और हिंदुत्व की ताकत भी उनके साथ थी। वो एक प्रखर हिंदू नेता, हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जो उन्होंने लीड किया बीजेपी को, तो मतलब पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, मतलब बहुत बड़ी। तो ओबीसी और मतलब देखिए उस समय मंडल कमंडल एक डिवीजन हो गया था जी, तो उसमें मतलब मंडल भी वो थे और कमंडल भी वो थे। ये उनकी बहुत बड़ी ताकत थी जिसकी वजह से बीजेपी को विजय मिली। बिल्कुल। कैसे साधा उसको, उसे समीकरणों कैसे बनाया, वो भी समझेंगे आपसे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं और लौटेंगे जल्दी और जानेंगे कि बाबूजी जो कहा जाता था उन्हें, उनका सियासी चरित्र, जो सियासी सफर रहा, वो किन किन उतार चढ़ाव से भरा रहा। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। कह सकते हैं हिंदुत्व इस देश का प्राण तत्व है, और हिंदुत्व किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, किसी बत का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व के जीवन दर्शन है जिसके ऊपर भारत टिका है और हजारों साल से टिका हुआ है। उस हिंदुत्व के ऊपर मुझे गर्व है। लेकिन आपके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता है। 6 दिसंबर की घटना ऐसी थी कि आपको जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते रहे। विपक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगाए, 6 दिसंबर की घटना अनप्लान्ड थी, अनएक्सपेक्टेड थी। सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं का स्वतः स्फूर्त विस्फोट थी। इसका पहले से किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था
मुझे भी अंदाज नहीं था। अन्यथा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कोई सूचना तो मेरे पास आती है कि ऐसा कुछ हो सकता है। केंद्र सरकार के पास में कोई इंटेलिजेंस की सूचना नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर केंद्र के पास कोई सूचना थी तो वो मुझे बताते कि भाई इसकी सावधानियाँ बरतिएगा। ये ठीक है, ढांचा था, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं उमड़ पड़ी, नाचा गया। अब उसके केस चल रहा है, उस केस के बारे में जो कुछ हमसे कोई पूछेगा उसके जवाब अदालत भी देगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आप चाहते तो कार सेवकों को रोक सकते थे, आपकी सरकार थी यहाँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको जानकारी आश्चर्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कार सेवकों को रोका नहीं जाए, बल्कि उनके ठहरने की, उनके भोजन की, पानी की, स्वच्छता की व्यवस्था की जाए। ये उनका आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, मैं कैसे रोकता। इसके बावजूद भी अब आप राज्यपाल बने, उस समय एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से केस चलाया जाए, लेकिन आप राज्यपाल थे, एक विशेषाधिकार आपके पास था जिसके चलते आप पे आपका नाम नहीं आया। लेकिन अब आप राज्यपाल पद से मुक्त हो चुके हैं, तो अब क्या कहेंगे? CBI की अदालत की ओर से मेरे पास समन आएगा, मैं समन को स्वीकार करूँगा और जो कोई वो तारीख देगा उस तारीख में मैं CBI कोर्ट में हाजिर होऊंगा और फिर जो कुछ भी केस में सवाल किए जाएंगे उसके जवाब में वही दूंगा। आप राम मंदिर को लेकर के आज की जो स्थिति है उसमें क्या कहेंगे? नहीं, राम मंदिर के बारे में मैं बता चुका ना, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर का बनना ही संकल्प है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकता, स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट। अब उनके फैसले के बाद केंद्र की सरकार क्या विचार करती है ये केंद्र की सरकार तय करेगी। ये कहा जा रहा है कि कल सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कल्याण सिंह जी अब राज्यपाल पद पे हैं कि नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि लखनऊ की CBI कोर्ट में कल सुनवाई भी है इस मामले की। नहीं तो मैं तो 3 सितंबर 2019 को ही पद मुक्त हो गया था। वो 6 दिन तक कल राज मिश्रा वहाँ नहीं गए थे तो मुझे 6 दिन और मिल गए। और आपने अच्छा सवाल कर लिया। राजस्थान में 42 वर्ष से कोई राज्यपाल पूरे 5 साल नहीं कर पाया है। मैं एक ऐसा राज्यपाल था जो कि केवल 5 साल नहीं पूरे किए, बल्कि 5 साल और 6 दिन तक वहाँ पर राज्यपाल में रहा। वो राजस्थान आपको भी रास आ रहा था और राजस्थान वालों को आप भी रास आ रहे थे। राजस्थान हमको भी रास आया और राजस्थान वालों को भी रास आए। सही है। एक बार फिर से आप भाजपा के सदस्य बन गए हैं, किस तरह से आप भाजपा की सेवा करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वग्राह्य पार्टी बनाने के रूप में एक योगदान करूंगा, एक कार्यकर्ता के नाते से। वैसे इस समय पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में क्या, भारतीय जनता पार्टी एक अपराजेय राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आई है। केंद्र में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी कोई विकल्प नहीं है। चारों ओर काम हो रहा है और जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है, मैं कह सकता हूं कि गांव, गरीब और किसान की तकदीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। विकास की गंगा बह रही है, भिन्न भिन्न योजनाएं, परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर विकास को गति न मिली हो। बहुत अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि अक्सर उठाई जाती है। मैं कह सकता हूं कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में पिछले 2.5 वर्ष से एक भी दंगा न होना, ये योगी जी की पकड़खाई एक परिणाम है। और कुल मिला करके बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, इतना मैं अवश्य कह दूं कि मैं किसी का भी प्रतियोगी बन के नहीं आया। मैं यहाँ सभी का, चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, इन सभी के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। एक समर्पित कार्यकर्ता, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आभारी हूँ पार्टी का। और एक अवश्य चाहता हूँ मैं कि मैं उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इस मौके पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बीत गईं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी बीतते बीतते आज
भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। पिछले पता नहीं कितनी पीढ़ियों के तप, त्याग, बलिदान, उनके ये परिणाम है कि आज भाजपा जहाँ पहुंची है। कल्याण सिंह जी, जब आज आप तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन जब वो लोग चुनाव में जाते हैं या जनसभाओं में जाते हैं कहीं भी, तो आपकी तारीफ किए नहीं थकते हैं, क्योंकि जो आपका जो कार्यकाल था उसको याद करते हैं वे लोग। तो जो आज के नेता हैं वो आपको याद करते हैं, क्या कहेंगे अपने? ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता के बारे में सभा में प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। मैं उनके इस बड़प्पन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।